नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश में इस समय सुर्खियों में चल रही एक घटना के बारे में चर्चा करने के लिए। घटना जुड़ी है साथियों बिल्किस बानो केस से। बिल्किस बानो केस जो कि गोधरा कांड से जुड़ा हुआ है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या है पूरी घटना, उसको सोच समझने का प्रयास करेंगे। बैकग्राउंड से लेकर अभी तक किस प्रकार से यह घटना अंजाम ली, एक एक करके सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्र कैद की सजा प्राप्त व्यक्ति को 14 साल के अंदर रिहा किया जा सकता है, और अगर हां तो उसके प्रावधान क्या हैं। सारी बातों के अंदर बिल्किस बानो केस का जिक्र भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी घटना की बैकग्राउंड के साथ सारी बातें क्लियर करते हुए चलते हैं। बात है आज से 20 साल पहले की। 20 साल पहले यानी वर्ष 2002, फरवरी 2002 के अंदर की घटना है कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से चलकर साबरमती एक्सप्रेस चलती है, जिसमें कि 59 कार सेवकों से सवार एक बोगी को गुजरात के गोधरा, जो कि पंचमहल नामक जिले में स्थित है, वहां पर आग लगाई जाती है, जिसके अंदर 59 कार सेवक जलकर राख हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद में अब देखिए घटना कहां से शुरू है। अयोध्या से कार सेवक गुजरात आ रहे हैं। कार सेवक का मतलब जो कि अयोध्या यात्रा करके पहुंचे हुए लोग हैं, और जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेन को आग लगा दी जाती है। आग में ट्रेन के अंदर जलकर 59 लोगों की मौत हो जाती है, जिससे दंगे भड़क उठते हैं। और दंगाई जो कि एक संप्रदाय यानी मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते थे, यानी जिन्होंने आग लगाई थी, तो इस वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदू मुस्लिम इन दंगों के अंदर दोनों धर्म के लोग आपस में एक दूसरे की जान के लिए कट्टर दुश्मन बनकर निकल पड़े। गुजरात के अंदर कई दिनों तक दंगे की तस्वीरें देखी गई। तस्वीरें यानी कि एक प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी पता चली। उन्हीं घटनाओं में एक दिन एक घटना बिल्किस बानो के साथ भी हुई, हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप इन सभी तथ्यों पर गौर कर लें। फरवरी 2002 के दिन अयोध्या से लौट रही थी साबरमती एक्सप्रेस। ये जानकारी अहमदाबाद के फिर आवासीय सोसाइटी, जहां पर गुलबर्ग सोसाइटी के नाम पर जगह है, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के जो लोग रह रहे थे, उन पर हमला हुआ। उनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की मौत हुई। गोधरा कांड और उसके बाद के दंगों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग का गठन भी किया था। 20 साल पहले की घटना है, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के S9 कोच में आग लगाई गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। अब ये सारी घटना आपने गोधरा कांड की सुनी। अब गोधरा कहां पर है पहले ये जान लीजिए, ताकि आप इस घटना को और अच्छे से रिलेट करके जान पाएंगे। अगर हम गुजरात का मैप देखते हैं तो गुजरात के पूर्व की तरफ चलने पर आप यहां पर दो जिले देख पाएंगे। एक का नाम है पंचमहल और एक का नाम है दाहोद। ये पंचमहल में ही स्थित है गोधरा। आप ये देख सकते हैं गोधरा स्थित है डिस्ट्रिक्ट पंचमहल में। और ये जो पंचमहल के नजदीक स्थित जगह है दाहोद, ये दाहोद का जिक्र आज होने वाला है, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जो घटना हुई वो दाहोद में हुई थी। ये जो आग लगाई गई थी कार सेवकों की ट्रेन में, वो पंचमहल में लगाई गई थी, यानी गोधरा में लगाई गई थी। क्योंकि इसके आसपास गुजरात में ही दंगे भड़के थे, तो दाहोद की घटना बिल्किस बानो से जुड़ी है। बिल्किस बानो की घटना को हम जब आपसे समझाएं, लेकिन ये चर्चा में क्यों आई पहले हम वो बता देते हैं। 15 अगस्त के दिन 11 लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट्स, यानी वो लोग जो बिल्किस बानो केस के अंदर सजा काट रहे थे, उनमें से 11 लोगों को 2002 के अंदर बिल्किस बानो गैंगरेप केस के अंदर से रिहा करते हुए गोधरा की सब जेल ने रिहा कर दिया। और जिस आधार पर रिहा किया, उस पॉलिसी का नाम गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी है। रेमिशन पॉलिसी, अब इसे याद रखिएगा, इसके बारे में आगे चल के जिक्र करेंगे। ये 15 अगस्त की घटना है। ये घटना 15 अगस्त की है, लेकिन उसके बाद में ट्विटर पर इस प्रकार से ट्रोल्स चल रहे हैं। ट्विटर की ट्रोल्स में जहां माफी नहीं फांसी दो करके ट्रोल्स भी चल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एक सवाल पूछा जा रहा है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक तरफ नारी सम्मान की बात कही, वहीं दूसरी ओर बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों को रिहा कर दिया। यानी एक प्रकार से ये मानिए कि प्रधानमंत्री जहां नारी सम्मान की बातें लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं, वहीं बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको रिहा कर दिया। तो अब मैं आपको घटना बताता हूं कि यह घटना थी क्या। आइए विस्तार से समझते हैं।
27 फरवरी 2002 को जो मैंने आपको बताया कि कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा से गुजर रही थी तो वहां पर उसमें आग लगा दी गई। अब इस आग लगाने के बाद जो दंगे भड़के, उन दंगों में दंगाइयों ने हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो की गोद में जो बेटी थी और जो उसके साथ 15 दूसरे लोग थे जो गांव से भाग रहे थे, उनके साथ में दुर्घटनाएं हुई, यानी कि उनके साथ में रेप और हत्या हुई। क्या क्या है कहानी, इधर देखिए। गुजरात के दाहोद जिले के अंदर, मैंने जो बताया ना पंचमहल के पड़ोस में जो दाहोद जिला है, वहां पर रंधिकपुर गांव की रहने वाली थी बिल्किस बानो। वो अपनी 3.5 साल की बेटी जिसका नाम है सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ अपने घर से भाग निकली थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने, तो देखिए ये दंगे थे 27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ था। उसके बाद में ये जो अभी घटना आप सुन रहे हैं ये 3 मार्च की है, यानी कि उसके लगभग 3-4 दिन बाद की है। 15 अन्य सदस्यों के साथ, तो बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कहर बरपाया। दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला। वे कथित तौर पर मुसलमान लोगों का सामान लूट रहे थे। ये रिपोर्ट बीबीसी से मैंने उठाई है, 2002 की रिपोर्ट कहीं मिली नहीं, ये बीबीसी की न्यूज़ है जो मैं आपके साथ पढ़ के सुना रहा हूं। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई उसमें कहा गया कि 12 लोग समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। ठीक है, तो परिवारजनों के ऊपर भी हमला हुआ। परिवारजनों के साथ साथ 5 महीने की जो गर्भवती बिल्किस थी इसके साथ रेप हुआ। अब बस इसी रेप की घटना में जिनको आरोपी बनाया गया, जिनको सजा मुकर्रर हुई, उन्हें रिहा किया गया। तो यह है बिल्किस बानो केस। इस केस में रिहाई के तुरंत बाद में अपोजिशन के द्वारा जो बातें कही गई वो भी जान लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी का ट्वीट है कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उसकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है। ऐसे ही राजदीप सरदेसाई जी का, साकेत गोखले का, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, इन सबके द्वारा जो मतलब मैसेज किया गया है वो ये है। यहां पर राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि हाउ टू डिसाइड वन गैंगरेप एंड मर्डर केस इज मोर हीनियस देन अनदर, वन कॉल फॉर डेथ सेंटेंस एंड अदर डजंट। यहां पर इनके द्वारा भी ये बात पूछी गई कि गैंगरेप के अंदर कैसे ये बात डिसाइड की जा सकती है कि ये कम हीनियस है, ये ज्यादा हीनियस है। इसी प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा भी ये बातें इनके द्वारा पूछी गई। तो ये ट्वीट्स के माध्यम से आपको जानकारी मिली। अब यहां से आगे चलते हैं। जब आरोपियों को रिहा कर दिया गया, यानी कि सजा प्राप्त करे जो दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया, तो रिहा होने के बाद में इन सबको बाहर निकलते ही मिठाइयां खिलाई गई। साथ में ये तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई जिसमें इन्हें बिठाकर मालाएं भी पहनाई गई हैं, यानी कि गैंग रेप के जो आरोपी थे उन्हें। उसके बाद भी जो मामला चल रहा है वो भी हम बताएंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये सब अच्छे परिवारों से थे, अच्छे आचरण के थे, इसलिए इन्हें रिहा किया गया है। आगे हम बताएंगे। जो दोषी रिहा हुए हैं उनके नाम हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्किस बानो गैंगरेप के अंदर जो बाद में न्यूज़ निकल कर आती है वो क्या है कि जो गैंगरेप के आरोपी जो रिलीज हुए उन्हें मालाओं के साथ विश्व हिंदू परिषद के अवसर बिठा करके, मतलब परिसर में बिठा करके उनका स्वागत किया गया। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें बिल्किस बानो की सजा के अंदर जो दोषी होकर के अभी रिहा होकर आए हैं, यानी आरोपी। अब ये आरोपियों को सजा कब मिली वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी घटनाक्रम को हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, लेकिन मामला तूल क्यों पकड़ता जा रहा है आप उसको इधर की तरफ देखते चलें। अब थोड़ा सा हम इस पूरी घटना को गोधरा कांड से होते हुए समयबाद तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ये घटना किस प्रकार से है, ये एक जगह ब्रीफिंग में है, मैं आपको यहीं से, ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं तो मैं वहीं से इन सबको आप तक पहुंचा रहा हूं समराइज तरीके से, आप सुनते चलिए। बिल्किस बानो की घटना 3 मार्च 2002 की है। बिल्किस बानो केस के अंदर जो रेप की घटना हुई और इसके परिवारजनों की जिनकी हत्या हुई, उनके अंदर एक मतलब पूरी भीड़ ने रंधकपुर विलेज के अंदर, जो कि अहमदाबाद के भी नज़दीक पड़ता है, बिल्किस जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके जो परिवारजन थे उनमें से कईयों की हत्या हुई। अब ये घटना दिनों दिन आगे बढ़ती है। मार्च 4 के दिन जब 3 की घटना हो गई, 4 मार्च के दिन पहली बार FIR पुलिस के थाने के अंदर दर्ज कराई गई। 4 मार्च 2002 को 4 मार्च 2002 को FIR दर्ज हुई। पहली गिरफ्तारी जो है वो 2004 में हुई।
2004 में जो गिरफ्तारी है वो इसलिए हुई क्योंकि ये केस सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद में अप्रैल 9 2004 के अंदर सीबीआई ने अपने द्वारा चार्जशीट फाइल की और उस चार्जशीट के अंदर पुलिस ऑफिसर समेत जो भी इसके अंदर इस केस को बचाने वाले लोग थे या जो आरोपी थे उनके बारे में चर्चाएं की गई। यह घटना इसी प्रकार से आगे चलती गई। वर्ष 2008 में एक स्पेशल कोर्ट ने 11 पुरुषों को, आदमियों को, और मतलब 11 आदमियों को दोषी पाया और उन्हें सेंटेंस किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उम्र कैद की सजा उनको सुनाई गई फॉर रेपिंग बिल्किस बानो एंड मर्डरिंग 7 ऑफ हर फैमिली मेंबर्स। बिल्किस बानो की रेप के लिए और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए सजा सुनाई गई। कब? जनवरी 21, 2008 को। इसके साथ साथ ये बात 2008 से निकलते हुए आगे चलती है। आज आप जिस समय खड़े हैं ये वर्ष 2022 है। 2008 से 22 के बीच में 14 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त के दिन इन्हीं आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, यानी दोषियों को रिहा कर दिया गया है। अब रिहाई से ही सारा मामला उछला, इसलिए हमने आपको बैकग्राउंड बताया है। इस बीच में सरकार के द्वारा क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया। कब? वर्ष 2019 में। क्या आदेश दिया? कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो इसे मुआवजा दिया जा चुका है। वर्तमान में इसका परिवारजन उसके साथ एफडी कराकर रह रहा है। इसके साथ साथ एक जॉब सरकारी वो दी जाए और साथ में बिल्किस को रहने की जगह दी जाए। सरकारी नौकरी भी बिल्किस को पियोन की ऑफर की गई थी, लेकिन बिल्किस ने अपनी यह नौकरी अपने पति के लिए डिमांड की। इस वजह से अभी तक यह मामला डला हुआ है। यह है अब तक का इसके अंदर सारा अपडेट। ठीक है, जब यह घटना हुई तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में न्यूज़ कवर की और बताया, अभी जब ये रिहाई की न्यूज़ सुनकर के बाहर आए, कि भाई आपने इस पूरी घटना में अभी लोगों की रिहाई हुई, इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसमें प्रतिक्रिया के नाम पर यह कहा कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूं, मुझे मेरी बेटी जो सालेहा थी उसके लिए दुआ मांगने दीजिए। ये न्यूज़ ने अपने द्वारा कटिंग निकाली है। ठीक है, किस आधार पर रिहा किया गया, अब हम वो आपके साथ चर्चा करते हैं। तो सवाल बचता है कि पहले हमने बिल्किस बानो केस समझ लिया। उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को क्या 14 साल में छूट दी जा सकती है? तो यहां पर आपको एक बार सुप्रीम कोर्ट की एक हेडलाइन देख लेनी चाहिए। वर्ष 2012 का एक डिसीजन है। उम्र कैद का मतलब है जब तक आप जिंदा हैं, आप मर नहीं जाते, तब तक आप कैद में ही रहेंगे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस जेल टर्म फॉर एंटायर लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं वर्ष 2012 की। यानी अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद हुई है तो फिर वो ताजीवन, यानी जब तक वो जिंदा है वो जेल में ही काटेगा। लेकिन फिर इन्हें 14 साल में रिहा कैसे कर दिया गया, ये सवाल बड़ा बनता है। तो इसके लिए काम आती है सरकार की पॉलिसी। गुजरात सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी है, यानी कि सजा से मुक्त कराने वाली या सजा की रिहाई की जो पॉलिसी है, उसका यहां पर उपयोग हुआ है। तो 14 साल के अंदर जो रिहा करना है वो कोई नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि इसका मतलब है जीवन भर की गिरफ्तारी, यानी कि केवल इस आधार पर कि 14 साल में किसी को रिहा कर दिया तो सब रिहा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। 14 साल के बाद वो क्राइटेरिया एक्टिवेट होते हैं। क्या क्राइटेरिया है? सजा के दौरान जब उन्होंने सजा काटी उस दौरान जेल में उनका व्यवहार कैसा था, किनका? उन आरोपियों का या उन दोषियों का अब व्यवहार कैसा था। इसके साथ साथ उनके जेल के अंदर जो आचरण रहे, साथ में उनके बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट की क्या राय है, साथ में समाज के लोगों की क्या राय है, इसके लिए एक पूरा पैनल बनाया जाता है। इस घटना में भी रिहाई से पहले एक 11 सदस्यीय पैनल बनाया गया था। उस पैनल ने सर्वसम्मति से, जिसमें कि इस जिले का जो कलेक्टर है वो भी शामिल था, उनकी सलाह से इनको रिहाई दी गई है। यानी कि रिहाई के लिए एक जो पैनल गठित होता है जो कि पूरे आचार का मतलब आपके जो व्यवहार हैं उनका निर्धारण करता है, उनकी रिहाई के आधार पर किया गया। ठीक है ना। तो उम्र कैद की सजा पूरी होने से पहले सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके सेक्शन 432 के तहत संबंधित सरकार की किसी छूट या रेमिशन से रिहा व्यक्ति हो सकता है।
सीआरपीसी के सेक्शन 433 के अनुसार संबंधित सरकार उम्र कैद की सजा को 14 साल से पहले नहीं घटा सकती। यानी कि सजा में रिहाई तो संभव है लेकिन 14 साल से पहले नहीं है। 432 के अंदर यह लिखा है कि सरकार इसके लिए नीति बना सकती है, तो इसी नीति का लाभ उठा करके इसको रिहाई दी गई है। 433A के अनुसार जो है वो 14 साल से पहले आप कोई नीति नहीं लगा सकते। ठीक है, यहां पर गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो जानकारी दी गई उनमें से यह है कि 11 दोषियों में से कुल 14 साल की सजा काट ली है। नियम के अनुसार उम्र कैद का मतलब होता है कम से कम 14 साल की सजा, मतलब इसके बाद में रिहाई की बातें की जा सकती हैं, जिसके बाद दोषी माफी के लिए अपील कर सकता है। इसका फैसला सरकार को करना होता है। जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है उसमें से है उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में उनका व्यवहार कैसा है। इस आधार पर दोषियों को रिहा किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों बातें बता दी हैं। संबंधित राज्य सरकार किसी भी दोषी के मृत्यु दंड की दूसरी सजा के अंदर बदल सकती है। देखिए, आपको मैं याद दिला दूं, आप राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां जानते हैं, पार्डनिंग पावर जानते हैं, गवर्नर की पार्डनिंग पावर जानते हो, यहां लेकिन सरकार की बातें हो रही हैं। सरकार सीआरपीसी के तहत इस प्रकार के रिहाई के कानून बना सकती है जिसे रेमिशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको यह पता चल गया होगा कि इनकी रिहाई किस आधार पर की गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब जिस प्रकार से ये बातें की गई। अब एक बात यहां पर और है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फर्क है, तभी सभी उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदियों को रिहा नहीं किया गया है। स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस का मतलब जब ये 3 क्राइटेरिया उम्र, अपराध की प्रकृति, साथ में व्यवहार, इनको जब देख लिया जाता है उसके बाद ही पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपने द्वारा सिफारिशों के आधार पर इनको रिहा करने के बारे में चर्चा की। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा और वो ये है कि एक न्यूज यहां पर और ट्रोल कर रही है, और वो क्या है कि यहां पर गुजरात के जो गोधरा के एमएलए हैं उनका एक बयान अभी आज के दिन काफी तैर रहा है, और वो ये है, इन्होंने कहा है कि सम कन्विक्ट्स जो बिल्किस बानो केस के थे वो ब्राह्मण विद गुड संस्कार थे, यानी कि उनका संस्कार बढ़िया था, ब्राह्मण थे। ये बीजेपी के एमएलए का कहना है, इसलिए रिहा कर दिया गया। अब ये कौन है कहने वाले व्यक्ति? ये है वो व्यक्ति जिन्होंने ये बातें कही हैं। ये जो एमएलए है ना, इनका नाम है सीके राहुल जी। ये सीके राहुल जी जो हैं ये इस पूरे पैनल के अंदर भी एज ए सदस्य शामिल थे, जो 11 सदस्य का पैनल गुजरात सरकार ने बनाया था। ठीक है, इनका कहना है कि इनमें से एक दोषी ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी सजा की रियायत के लिए मांग की हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा मसला क्या है, विवाद क्या है, वो क्लियर हो गया होगा। फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी। अगर आप अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा और वो ये है कि अब हमारा जो अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ब्लू टिक मिल चुका है। ब्लू टिक का मतलब है कि टेलीग्राम इसे रिकॉग्नाइज करता है कि ये ऑफिशियली हमारा है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यदि आप में से कोई भी टेलीग्राम पर किसी और ग्रुप को ज्वाइन करके चल रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। रीज़न ये है कि किसी और ग्रुप पर आपके साथ में किसी ऐसा आचरण हो जाए जो आप मुझे समझ करके प्रूव कर दें। मैं अभी सभी सोशल मीडिया पर ब्लू टिक की बात कर रहा हूं, मेरे यूट्यूब पर भी टिक उपलब्ध हो चुका है। असल में क्या है ना कि मैं इन सब चीज़ों का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि आपको कोई मेरे नाम से किसी गलत चीज़ से प्रभावित ना कर दे। हो सकता है कोई मेरे नाम से आपसे पैसे मांग ले, आपसे कोई गंदी बात कर ले, कोई आपसे, क्योंकि आजकल एक नाम से बहुत सारे अकाउंट अवेलेबल होते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप कनेक्ट रहने के लिए इस प्रकार से बात करें। और दूसरा, इसी प्रकार से इंस्टाग्राम पर भी अवस्थी अंकित के नाम से मेरा टेलीग्राम वो इंस्टा अकाउंट है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ फॉलो करें, क्योंकि मैंने बहुत से अकाउंट देखे जिसमें हज़ारों लोग मेरे नाम से अकाउंट चला रहे हैं। मुझे आपत्ति किसी से नहीं है, मुझे आपत्ति इस बात से है कि कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी आपके साथ तो आपका विश्वास टूटेगा, लेकिन उसका दोषी सही मायने में मैं नहीं रहूँगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।